lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग जो है +2 बिजनेस स्टडीज़ की रिवीजन में स्टार्ट करेंगे, जो कि है स्टाफिंग। अभी तक हमने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग दोनों कंप्लीट कर लिए हैं रिवीजन के तौर पे, और आज हम करेंगे स्टाफिंग। थर्ड स्टेप है मैनेजमेंट का। ठीक है, प्लान करने के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार किया जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पोस्ट निकल के आई, उन पोस्ट में जब हम पर्सनस को हायर करेंगे तो वो चीज़ किस में आएगी? स्टाफिंग में। तो ये क्या कहता है? कहता आफ्टर प्लानिंग and selection of the organization structure, next step is the management process is to fulfill the various posts provided in the organization, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। सो सिंपलेस्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल्स टू जॉब। इसमें हम क्या करेंगे? वर्कफोर्स प्लानिंग करेंगे पहले, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसे जो है इसका पूरा प्रोसेस है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो कंप्लीट करके हम क्या करेंगे? स्टाफ को लगाएंगे। देखो, स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन है। उसका रीज़न क्या है? हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज हैं। हमारे पास कुछ फिजिकल रिसोर्स होते हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? फिजिकल रिसोर्स से। अगर आपको पता होगा शायद 4 M होते हैं जब हम प्रोडक्शन करते हैं: मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, जो हमारे इनपुट की तरह काम करते हैं। जिसमें से एक मैन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है, मनी, मटेरियल, मशीनरी तीनों क्या है? फिजिकल रिसोर्स है। फिजिकल रिसोर्स कम भी होंगे तो चलेगा, अगर हमारा ह्यूमन अच्छा एक्सपर्टीज है और वो अच्छे से काम कर लेगा तब भी सक्सेस मिलेगी। लेकिन हमारे पास अगर फिजिकल रिसोर्स जितने मर्जी हो, ह्यूमन रिसोर्स ही अच्छा नहीं है, वो उसको वेस्ट ही कर देगा, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो अगर वो है ना, अगर एक भी स्टाफ आपने बुरा लगाया, एक भी पर्सन बीच में ऐसा लगा दिया, वो बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन को ले डूबेगा। बात समझ आई? तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट राइट पर्सन को हायर करना ही स्टाफिंग है। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ लोगों को लगाना नहीं, सही पोस्ट पे सही बंदे को लगाना भी क्या है? स्टाफिंग है। समझ आई? सो देखो, स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? कितने ज़रूरत है हमें लोगों की, वर्कफोर्स की, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल करेंगे, और फिर हमारा क्या हो जाएगा? स्टाफिंग पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ आएगी। ये पूरा प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टाफिंग इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कहता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ नीड फॉर पीपल टू परफॉर्म वर्क। जो स्टाफिंग फंक्शन है वो इसी नीड को पूरा करेगा, लोगों को ढूंढेगा। देखो, फाइंड्स द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली स्टाफिंग क्या है कि पोजीशन को हमें फिल करना है, लेकिन ओनली पोजीशन को फिल नहीं करना, राइट पोजीशन को राइट पर्सन से फिल करना भी स्टाफिंग है। सो ह्यूमन रिसोर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। वही बात आ गई ना कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट पीपल कैन हेल्प यू टेक योर बिजनेस टू द टॉप, द रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर बिजनेस। सो स्टाफिंग बहुत फंडामेंटल और क्रिटिकल ड्राइव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की। ठीक है, सो स्टाफिंग फंक्शन को बहुत ज़्यादा ग्रेटर इंपॉर्टेंस दी जाती है आजकल, क्योंकि हमें पता है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी होगी, ऑर्गेनाइजेशन के साइज भी बढ़ रहा है, ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट एसेट माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जो ट्रेनिंग पे खर्चा होता है ना, उसको एक्सपेंडिचर ना मान के हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ये बात समझ आई? सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी, अगर वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है तो वो डिपेंड करता है उसका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। सो स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, सो प्रॉपर स्टाफिंग क्या है? कहता प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला, हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। अच्छी स्टाफिंग करेंगे तो अच्छे पर्सन ढूंढ के लाएंगे, जिससे मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। फिर एंश्योर द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर। अब यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग क्या है? अगर ये वर्ड आ जाए तो कैसे इसको डिफाइन करना है? सक्सेशन प्लानिंग होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ABCD ऐसे हायरार्की में वर्क करते हैं, टॉप, मिडल, लोअर, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, कल को अगर A को कुछ हो गया तो उसकी जगह B आएगा, उसके लिए B को पहले से ही तैयार किया जाता है। उसको कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। कि अगर टॉप लेवल का कोई मैनेजर पोस्ट छोड़ के जा रहा है तो उसका जूनियर पहले ही तैयार है उसकी सीट में आने के लिए। मतलब वो पहले ही इतना बढ़िया काम करवाया जा रहा है उससे, उसका एज एन असिस्टेंट है, उसको पहले ही पता है क्या काम करना है। तो उसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग करना। कि अगर एक मैनेजर चला जाता है ड्यू टू रिटायरमेंट, ड्यू टू डेथ और एनी अदर रीजन, तो उसकी जगह कौन फुलफिल करेगा हमारी पोस्ट को, तो वो चीज़ आती है सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद ये भी स्टाफिंग का ही प्रोसेस हो गया। उसके बाद हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओवरमैनिंग नहीं करनी, जिससे अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा पर्सनल का और हाई लेबर कॉस्ट भी नहीं आएगी। और इसके अलावा डिसरप्शन ऑफ वर्क को अवॉइड करेगा, एडवांस में बता देगा पर्सनल को, शॉर्टेज ऑफ पर्सनल एंड ऑल चीज़। तो वो चीज़ आ जाएगी कि पहले से ही हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करनी है। एंड लास्ट वन इज
जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज मोटिवेशन, ये सब भी इससे क्या है, स्टाफिंग से जो है लिंक्ड है। ये बात समझ आई। सो ये क्या है, स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ है। अब स्टाफिंग किसके अंदर आता है, देखो HRM, जब आप बड़े हो जाओगे इन द सेंस कि आप जब आगे कोर्स करोगे, डिग्रीज करोगे, BCom BBA एंड ऑल, इसी मतलब लाइन में जाओगे, बिजनेस की लाइन में, तो आप ना एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। देखो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना मतलब हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, ये सारा जब हम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड पढ़ेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगा। ऐसे ही जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो एक डिपार्टमेंट बनता है बेटा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसमें सिर्फ क्या है, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग किसका पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, राइट। सो कहता है स्टाफिंग है, इट इज अ फंक्शन ऑफ इन विच ऑल मैनेजर्स नीड टू परफॉर्म सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं ह्यूमन रिलेशन के जो हमें ध्यान में रखने हैं। ये मैनेजर्स की जॉब है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पोजीशंस को सही पर्सन से फुलफिल करें, सही क्वालिफाइड पीपल से। सो Staffing is closely linked to organizing since after the structure and position has been decided। मतलब organizing में जब हमने position और structure decide कर लिया, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, people are required to work। ठीक है, so they need to be trained, motivated to work in harmony with the goals of the organization। so staffing क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जेनरिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये किससे डील करता है, तो स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजिंग द ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके लोगों पे डिपेंड करती है, और सक्सेस भी किस पे डिपेंड करती है, लोगों पे डिपेंड करती है। ये बात समझ आई। सो कहता है इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सारे मैनेजर टॉप मिडल लोअर, क्योंकि उनके अंडर भी तो काम कर रहे हैं ना लोग। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स टू डायरेक्टली डील विद एंड सेलेक्ट पीपल टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जब एक मैनेजर परफॉर्म करेगा स्टाफिंग फंक्शन को, तो उसका जो रोल है वो स्लाइटली लिमिटेड होगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक राइट पर्सन को राइट जॉब पे लेके आना, उनको इंट्रोड्यूस करना न्यू एम्प्लॉयज़ को, उनको ट्रेनिंग के बारे में मतलब उनकी ट्रेनिंग की नीड्स को जानना और उसको फिर ट्रेन करना, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, उनकी एबिलिटीज़ को, उनके मोरल को बढ़ाना, उनके हेल्थ और फिजिकल कंडीशंस को प्रोटेक्ट करना, है ना। सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ये ड्यूटी खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, मे परफॉर्म ऑल ड्यूटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉय सैलरी, वेलफेयर, वर्किंग कंडीशन, ये खुद ही कर लेते हैं जब छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल का हो जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे पर्सनस को एम्प्लॉय किया, मतलब नंबर ऑफ पर्सनस एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसमें लोगों को मैनेज करने के लिए स्पेशलिस्ट हम रखेंगे। सो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसमें एक्सपर्टाइज आएगी कई सारे लोगों की। सो नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट and size of this department gives an indication of the size of business as well। for a very large company human resource department खुद ही जो है स्पेशलिस्ट होगा डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। अब समझ आया, तो ये क्या एक अलग से डिपार्टमेंट है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आएगा क्या क्या, बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ एंड ड्यूटीज़ आ जाएंगी। जैसे कि रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सर्च फॉर क्वालिफाइड पीपल, ये इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर सिलेक्टिंग भी आएगा, है ना, कंपनसेशन, इंसेंटिव प्लान, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिलेशनशिप सही करना, ग्रीवियंसेस को, कंप्लेंट्स को हैंडल करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कंपनी को केस वगैरह हो गया अगर किसी एम्प्लॉय ने केस कर दिया उसमें डिफेंड करना, ये सारा किसका पार्ट है, इसी डिपार्टमेंट का काम है। अब यहाँ पे सुनो, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। देखो रिक्रूटमेंट से याद रखना इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, और सिलेक्शन से याद रखना इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल लगा लो, आज मेरी कंपनी में 100 लोगों की ज़रूरत है, तो इसके लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट दी और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे रिज्यूमे भेजें। उसका रीज़न क्या है बेटा, जितने ज़्यादा रिज्यूम होंगे मैं बेस्ट पर्सन को हायर कर पा रही हूँ। अब 100 तो जॉब है, ये रिज्यूमे है 99 पर्सन के, तो मुझे उन 99 को ही रखना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को इनवाइट करना कि आओ और हमारे जो है कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, इसी को रिक्रूटमेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुला रहे हैं, तो ये पॉजिटिव प्रोसेस हुआ। उसके बाद लगा लो इस 100 के लिए 500 लोगों ने अपना रिज्यूम भेज दिया, तो इस 500 में से 100 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 400 को बीच में क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। किसी न किसी स्टेप होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, रिटर्न टेस्ट ले लिया उस टाइम पे, तो जैसे जैसे हम उनके टेस्ट लेते जाएंगे, कम बंदे होते जाएंगे, तो उसको 400 को हमने निकाल दिया, तो इसीलिए क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, सो अब जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमने पढ़ा कि अलग से डिपार्टमेंट बनने लग गया जिसमें सारे ह्यूमन से रिलेटेड सारे काम करेंगे, एक्सपर्टाइज होंगे, है ना, वो चीज़ें आ गई। लेकिन वो क्या जो डिपार्टमेंट आज बनते हैं, आज जैसे ह्यूमन रिसोर्स को देखा जाता है, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, कि शुरू से ऐसी इंपॉर्टेंस दी जाती थी? नहीं, स्टार्टिंग से ह्यूमन रिसोर्स को मशीन समझा जाता था। ठीक है, सो वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में आता है। देखो ये क्या कहेगा
कहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ रिप्लेस द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। पहले लेबर वेलफेयर की बात होती थी, पर्सनल मैनेजमेंट की बात होती थी, लेकिन जब HRM आया जो प्रेजेंट फॉर्म में है, हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है तब जाके इस फॉर्म में आया है, विच डेट बैक टू द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ट्रेड यूनियंस थे बने थे, मूवमेंट जिसकी वजह से पर्सन की नीड हुई कि वो इफेक्टिव लिंक काम करे एज एन ओनर एंड वर्कर, तो लेबर वेलफेयर का कंसेप्ट सामने आया, लेबर ऑफिसर सामने आया। उसका रोल इतना लिमिटेड था कि वो सिर्फ एक्टिविटीज़, मिनिमम वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए एक्टिविटी करता था और वर्कर और ओनर्स के द्वारा ज़्यादा उसकी टेंशन ली भी नहीं जाती थी। जस्ट एक क्या था, एक लेबर वेलफेयर के लिए एक बंदा सामने आया, लेबर ऑफिसर, ठीक है। लेकिन जैसे ही फैक्ट्री सिस्टम आ गया, अब यहाँ पे क्या, फैक्ट्री सिस्टम आने की वजह से अब एक छत के अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, थाउजेंड ऑफ पर्सन बिगिन टू बी एम्प्लॉयड अंडर वन रूफ। सो जो जॉब है पीपल को हायर करने की ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक पर्सन को दे दी और उसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप लोगों को लेके आओगे, लेके आना, दिहाड़ी पे लोग लेके आना, रिक्रूटमेंट्स करना, सेलेक्ट करना, प्लेसमेंट करना। तो जिसकी वजह से पर्सनल ऑफिसर आया। पहले कौन आया था, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, जो सिर्फ क्या है, एक लिंक देखता था भी हाँ वर्कर के साथ ज़्यादा बुरा ना बिहेव हो, ठीक है, ट्रेड यूनियंस वगैरह बने। लेकिन फिर एक पर्सन आया जो कि लोगों को हायर करेगा कंपनी के लिए, लाइक एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, है ना, जिसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल ऑफिसर, ठीक है। एंड फिर वो पर्सनल मैनेजर के नाम से कहलाने लग गया आफ्टर सम टाइम। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आई, जिसकी वजह से ह्यूमन फैक्टर को इंपॉर्टेंट मानना शुरू किया गया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है जिसकी वजह से ह्यूमन फैक्टर को इंपॉर्टेंट मानना शुरू किया, जिसकी वजह से न्यू स्किल एंड डेवलपमेंट की भी नीड थी। तो ये चीज़, ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ी लोगों को। तो ऐसे होते होते क्या है, ये लास्ट में आके हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन गया, ठीक है। तो ये सारे ही जितने भी हमने पढ़े, ऑब्जर्व दैट जितने भी एक्सपेक्ट हमने यहाँ पढ़े हैं वो सारे ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड है, इंडस्ट्री में और मैकेनिकल साइड से रिलेटेड नहीं है। सो स्टाफिंग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। सो स्टाफिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी है, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि स्टाफिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जब ह्यूमन रिसोर्स की करेंगे, और एक डिस्टिंक्ट फंक्शन एरिया भी है मैनेजमेंट का, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंशियल, तो एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनता है, ठीक है। सो स्टाफिंग को हम लाइन एज वेल एज अ स्टाफ एक्टिविटी भी कह सकते हैं। वैसे आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है जो हमारे सिलेबस में नहीं थे, 2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसके टाइप से ही है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमने पढ़ लिया, उसकी एवोल्यूशन पढ़ ली कि पहले कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी, फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब आ गया स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस क्या है, कहता अब हमें क्या चाहिए, एक पर्सन चाहिए जो हमारे लिए लोग ढूंढेगा, वही किया हमने। लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव जो है हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटरनेट सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया जिसके थ्रू हम लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं कि हाँ इस लिंक पे अप्लाई करो आप अगर आपको जॉब चाहिए, होती है ना ये चीज़ें, वो चीज़। सो सबसे पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, सबसे पहला स्टेप क्या है स्टाफिंग का, हमें एक्चुअल में मैन पावर चाहिए कितना। इसके लिए हम 2 तरह के एनालाइज करते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड वर्कलोड एनालिसिस। देखो सबसे पहले होता है वर्कलोड एनालिसिस, ये ध्यान में रखना, आई थिंक आई डोंट नो एनसीईआरटी में कहाँ गिवन है ये, वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस, 2 तरह के एनालिसिस हम करेंगे। कैसे, वर्कलोड का मतलब क्या है कि जो हमारे पास काम है उसके लिए हमें कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक काम करने के लिए मुझे 50 पर्सन्स की नीड है, तो ये क्या है, वर्कलोड एनालिसिस, की वर्क का लोड कितना है, उसके लिए हमें कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वर्क फोर्स में आएगा कि हमारे पास एक्चुअली कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल इस 50 में से 30 लोग हमारे पास हैं, तो जब मैं वर्कलोड में से वर्क फोर्स माइनस कर दूंगी कि 50 की मुझे ज़रूरत है, 30 मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे जो है मैन पावर की रिक्वायरमेंट पता लगी कि मुझे 20 लोग और चाहिए। ये बात समझ आई, वर्क लोड एनालिसिस मुझे कितने पर्सन्स चाहिए, वर्क फोर्स एनालिसिस मेरे पास ऑलरेडी कितने पर्सन्स हैं, जब मैं वो माइनस कर दूंगी तो मुझे और कितने पर्सन्स चाहिए, 20 पर्सन्स मुझे और चाहिए, जो कि क्या है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। समझ आया, ठीक है। अब समझ आया एस्टिमेशन कैसे करेंगे मैन पावर की रिक्वायरमेंट का। अब जब मुझे पता लग गया मुझे 20 बंदों की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं एडवर्टाइजमेंट दूंगी न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, ये सब है ना, और एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह पे, तो उसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या है, एज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड सिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम पहले रिक्वायरमेंट बता देंगे कि हमें ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक सिचुएशन, वैकेंट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं, तो वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। रिक्रूटमेंट ये पूरा आगे पूरा प्रोसेस है, अच्छे से पूरे एक्सप्लेन है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही। उसके बाद जब हमने पता लग गया 20 बंदों की ज़रूरत है, उस 20 बंदों में से हमने रिक्रूटमेंट भी कर दी, आ भी गई,
रिज्यूम्स आ गए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन। अब 50 रिज्यूम आ गए, उसमें से 20 हम सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। सो सेलेक्टिंग करेंगे। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स, जो हमने रिक्रूटमेंट के टाइम पे मंगाए हैं उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना, ठीक है। कहता है इवन इन केस ऑफ हाईली स्पेशलाइज जॉब जहाँ पे चॉइस स्पेस इज वेरी नैरो, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ताकि देखो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सही पर्सन को सेलेक्ट नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत पानी में जाएगी। सो अगर सेलेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, इट इनहेंसेस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दोज सेलेक्टेड एंड कन्विंस देम द सीरियसनेस ऑफ विच द थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर आता है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। अब सेलेक्टिंग में से हमने 20 बंदे सेलेक्ट कर लिए, उनको प्लेसमेंट का मतलब है कि उनको प्लेसमेंट देना कि हाँ ये आपका वर्क एरिया है, यहाँ पे आपको आना है। और ओरिएंटेशन होता है इंट्रोडक्शन, कि ये आपके सुपीरियर है, ये आपके सबॉर्डिनेट है, या ऐसी आपकी फैक्ट्री है या कंपनी है, यहाँ आपको काम करना है। तो ओरिएंटेशन जस्ट लाइक इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय विद द ओल्ड वंस या फिर विद द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गई। अब उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड चेक करेंगे कि उसको ट्रेनिंग की नीड है। देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यही समझ लो, ट्रेनिंग होता है प्रेजेंट के लिए स्पेसिफाइड कौन सी स्किल की ज़रूरत है, आज जो मैं काम कर रही हूँ उसके लिए कौन सी स्पेसिफिक स्किल की मुझे ज़रूरत है, वो है ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट होती है फ्यूचर के लिए ओवरऑल डेवलप होना, ताकि फ्यूचर में प्रमोशन होगा उस टाइम पे मेरी डेवलपमेंट, बहुत समझ रहा है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड्स को देखना और जिसको ज़रूरत है उसको ट्रेन करना टाइम टू टाइम। जैसी ट्रेनिंग के बाद उसने काम किया तो परफॉर्मेंस का अप्रेजल करेंगे, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स अपने काम पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। करंट उसका काम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे, जो भी डेविएशन आ रहे हैं वो चीज़ चेक करेंगे। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उस प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग भी करेंगे, ठीक है, कि उसके करियर में वो आगे प्रमोट कैसे होगा वो चीज़ आ जाएगी। और फिर कंपनसेशन प्लान्स, कंपनसेशन वही सैलरी वगैरह क्या देनी है। तो ये पूरा प्रोसीजर है किसका, स्टाफिंग प्रोसेस का, ठीक है। समझ आया, ईजी हो जाएगा। फिर आता है एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। इसमें मेन तो यही 3 है। देखो एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो 3, हाँ वो आगे ना, देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ठीक है। तो इनको डिटेल में हमने पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं विद रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अभी हमने ऊपर एक टॉपिक में क्लैरिफाई किया था, छोटा सा जब आया था बीच में प्रोसेस में। रिक्रूटमेंट क्या था, मैंने आपको बताया जब मैंने एडवर्टाइजमेंट की, पोस्ट की कि आओ और लोग उसके लिए रिज्यूमे दे, तो वो चीज़ क्या है, रिक्रूटमेंट किया ना हमने ये, ठीक है। सो ये हमने वैसे पढ़ा था, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। रिक्रूटमेंट क्या है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर जॉब और फंक्शन, ठीक है। एक पॉजिटिव प्रोसेस है, आपको बताया, क्योंकि इसमें हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, सो हम बेस्ट वन को चूज़ कर सके। तो वो चीज़ क्या है, रिक्रूटमेंट। तो देखो अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़नी है। क्या, रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल इंप्लॉयज़ को और उनको अट्रैक्ट करना, सिलेक्शन में जिन्होंने अपना रिक्रूट किया है, मतलब अपना रिज्यूम भेजा, उसको असेस करना, इवेलुएट करना और फाइनल मैच करना। और ट्रेनिंग में उनको क्या देना, स्किल्स देना है, जो जरूरी स्किल्स हैं, नेसेसरी स्किल्स, ठीक है। तो एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज़ें आ जाती हैं, समझ आया। तो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से है। क्या, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या होंगे, रिक्रूटमेंट कहाँ से करेंगे हम, तो 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और आगे आएगा एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या है, जब हम बाहर से कोई भी न्यू पर्सन को हायर नहीं करते, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही लोगों को एडजस्ट कर देते हैं, लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन, सुने ना ये वर्ड्स, प्रमोशन हो गई उसके, है ना। तो हम क्या करते हैं, बाहर से किसी पर्सन को हायर नहीं करते, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की या तो ड्यूटीज में चेंज कर देते हैं, उसके पे में चेंज कर दिया, या तो उसको प्रमोट कर सकते हैं या डिमोट कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें सारी किस में आ जाएंगी, इंटरनल सोर्सेज में। तो सबसे पहला इंटरनल सोर्स है ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर और प्रमोशन में एक फ़र्क होता है। क्या, ट्रांसफर होता है सेम लेवल पे, जिसमें पे नहीं बढ़ेगी आपकी, लाइक एक डिपार्टमेंट से आपको दूसरे डिपार्टमेंट भेज दिया, जहाँ पे काम कम है वहाँ से उठा के आपको जहाँ पे काम ज़्यादा है वहाँ भेज दिया, दैट इज ट्रांसफर। लेकिन प्रमोशन में क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, आप प्रमोट हुए हो, आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। सो ट्रांसफर क्या है, कहता है इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर एंड फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज़, जिससे उसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन में चेंज आएगा, लेकिन उसकी सैलरी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो चीज़ इसमें क्या होता है, हो सकता है एक डिपार्टमेंट में लगा लो फॉर एग्जांपल शॉर्टेज है और दूसरे डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, सैलरी भी बढ़ेगी। सो बिजनेस एंटरप्राइजेस
जनरली फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ फिलिंग हायर जॉब्स बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम लोअर जॉब्स। मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारे बहुत अच्छे लेवल की टॉप लेवल की जॉब्स होती हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स को जब हमें हायर करना है, हम बाहर से बहुत कम हायर करते हैं, हम प्रमोशंस का ही सहारा लेते हैं। उसका रीजन क्या होता है, एक तो हमें एम्प्लॉय का पता है, तो हम गलत चॉइस नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये बंदा इस काम करने के लायक है या नहीं, ठीक है, वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो बिजनेस एंटरप्राइजेस जनरली फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ फिलिंग हायर जॉब्स बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम लोअर जॉब। प्रमोशन से क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पे, जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, फैसिलिटीज भी उसको ज़्यादा मिलेगी, स्टेटस और पे भी ज़्यादा मिलेगी, है ना। सो एक वर्टिकल शिफ्टिंग है, वो क्या थी, ट्रांसफर एक हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है, मतलब सेम लेवल पे, लेकिन प्रमोशन वर्टिकल है, अपवर्ड लेवल पे आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। और इसका लास्ट होता है ले ऑफ। एक सेकेंड, इसमें नहीं है, आई थिंक, नहीं इसमें नहीं है, वैसे एक होता है ले ऑफ, चलो सुन लो, जरूरी है वो, ठीक है। थर्ड इंटरनल में क्या आता है बेटा, ले ऑफ। ले ऑफ होता क्या है, ले ऑफ होता है जब एक सुपीरियर को सबॉर्डिनेट को निकाल दिया जाता है काम से। अब कोरोना के टाइम पे ना आपने बहुत सारी कंपनीज में सुना होगा, बहुत सारे लोग कह रहे थे हमें ले ऑफ कर दिया। ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं है तो उनको काम से निकाल देते हैं, ये प्रॉमिस करके कि जब भी काम होगा हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है ले ऑफ, सेपरेशन, टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, तो उसको हम कहते हैं ले ऑफ करना, ठीक है। अच्छा, एक होता है डिमोशन। डिमोशन भी वैसे तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है कि बड़े लेवल से नीचे, लेकिन ये नेगेटिव माना जाता है, इससे लोग जो है नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं, मोटिवेट नहीं होते, इसीलिए हम इसको कम जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है। आजकल ये नहीं चलता, निकालना इज मच बेटर देन डिमोशन, बात समझ आई, क्योंकि मेंटेलिटी जो साइकोलॉजी है लोगों की वो इस हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। सो इंटरनल रिक्रूटमेंट के मेरिट्स क्या है। इंटरनल अगर मैं सोर्सेज को यूज करती हूँ तो पहले मुझे बताओ, इंप्लॉयज मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे, जब वो प्रमोट होंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगी। उसके बाद सिंप्लीफाई है, सिलेक्शन का प्रोसेस भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, कैंडिडेट को हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें उसकी स्किल्स का पता है, उसको इवेल्यूएट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और इकोनॉमिकल कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, हमें कौन सा बाहर एडवर्टाइजमेंट करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर करना है, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। और जो ट्रांसफ़र है वो एक ट्रेनिंग का टूल भी माना जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ट्रेन होते हैं फर्दर काम के लिए, है ना। बेनिफिट होता है, वर्कफोर्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं हम, सरप्लस डिपार्टमेंट है ना, जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और जहाँ पे शॉर्टेज है वो सरप्लस एडजस्ट हो जाते हैं। और जॉब्स को इंटरनली जब हम फिल करेंगे तो वो चीपर है, क्योंकि कैंडिडेट्स को बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से पहले एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिक्रूट करना, उसके बाद क्या नाम है, उसके सिलेक्शन टेस्ट लेने, उसको ट्रेनिंग देनी और काम करवाना, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इंटरनल इज़ मोर चीपर, इकोनॉमिकल है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, जब वैकेंसीज को हम इंटरनल प्रमोशन से ही फुलफिल कर देते हैं तो फ्रेश टैलेंट तो बाहर से आता ही नहीं, है ना। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट पे अगर हम पूरा डिपेंड है तो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज जो लेदरजिक हो जाएंगे, उनको पता है कि आफ्टर 5 इयर्स मेरी प्रमोशन होनी है, होता है ना बड़ी सारी डिपार्टमेंट्स में, हमने सुना है ये चीज़ें, है ना। तो वो चीज़, न्यू एंटरप्राइज इंटरनल सोर्सेज यूज़ कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो वो क्या प्रमोट करेंगी। कंपटीशन एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उनके आपस में कम बनेगा, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा कि मुझे प्रमोट होना है। और ज़्यादा अगर ट्रांसफ़र करेंगे एम्प्लॉयज़ को तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, जब हम उनको नए इन्वायरमेंट में शिफ्ट करते रहेंगे बार बार, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ आई, इजी। ये था आपका इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब जो आता है वो आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, जब हम बाहर से किसी एम्प्लॉय को हायर करेंगे। अब यहाँ पे हायर इन द सेंस हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आए एम्प्लॉय, है ना, और वो क्या करें, एम्प्लॉय आके और उसमें क्या करे, अपना रिज्यूमे दे, वो चीज़। सो एन एंटरप्राइज हैज़ टू टैप एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर वेरियस पोजीशन, बिकॉज सारी वैकेंसीज हम जो है इंटरनल रिक्रूटमेंट से पूरी नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग स्टाफ हो सकता है इनसफिशिएंट है, या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, तो इसीलिए सारी वैकेंसीज हम इंटरनली जो है फुलफिल नहीं कर सकते। तो जब हम एक्सटर्नली रिक्रूट करेंगे उस टाइम पे क्या क्या सोर्सेज हमारे पास, पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसको कहते हैं फैक्ट्री गेट, ठीक है। फैक्ट्री गेट आ जाता है इसमें क्या करेंगे हम, जैसे जो बिल्कुल लो लेवल वर्कर्स होता है, लाइक दिहाड़ीदार, हम कहते हैं कि हमें सिर्फ दिहाड़ीदार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपने फैक्ट्री एरिया में जब हमें सिर्फ उनसे काम करवाना है, लगा देंगे कि आज हमें इतने एम्प्लॉयज़ की नीड है इस रेट पे। तो जो पर्सन मतलब इंटरेस्टेड है काम करने में, जिनको दिहाड़ी की ज़रूरत है, वो आते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, रजिस्टर होते हैं और वो काम करते हैं, शाम को अपना पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। इनका कोई भी लिंक नहीं होता कंपनी के साथ, दे आर जस्ट वर्कर्स एक हिसाब से, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाएगी। सो कहता अंडर अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे या फैक्ट्री, मैंने आपको बताया फैक्ट्री गेट पे लगाते थे नॉर्मली ये, ठीक है।
स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल, जॉब सीकर्स असेंबल होते हैं आउटसाइड द प्रीमाइजेस, वही ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आए, सिलेक्शन का उसने स्पॉट देखा, प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉलोड की जाती है कैजुअल वैकेंसीज के लिए, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए, इनको हम नॉर्मली कैजुअल या बदली वर्कर्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको रिम्यूनरेशन दिया जाता है डेली बेसिस पे, वेज के अकॉर्डिंग दिहाड़ी दी जाती है, ठीक है। तो ये जो मेथड है रिक्रूटमेंट का बहुत इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कॉस्ट है नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। कैजुअल वैकेंसीज जो होती है कि एकदम से मैं काम आ गया, फॉर एग्जांपल मैं 1000 यूनिट्स बना रही थी और मुझे अचानक से 2000 यूनिट का ऑर्डर आ गया, तो मुझे थोड़े से इंप्लॉयज एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए मैंने सिर्फ दिहाड़ीदार लिया और काम करवा दिया, वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, कहते हैं जो अच्छी कंपनीज होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, वहाँ पे लोग ऑलरेडी अपने एप्लीकेशंस, अपने रिज्यूम्स भेज देते हैं ऑनलाइन ईमेल्स वगैरह के थ्रू, तो कंपनी क्या करती है, उनको संभाल के रखती है, मतलब उनको एक जगह इकट्ठा करती रहती है, और जब भी नीड होती है उसमें से अपने अकॉर्डिंग वो चेक करती है कि कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, और उसको वो कॉल कर लेती है, ठीक है। वो आ जाएगा अपना कैजुअल कॉलर्स। एडवर्टाइजमेंट तो बताइए, एडवर्टाइजमेंट बहुत ईजी है, न्यूज़पेपर्स या फिर ट्रेड प्रोफेशनल जर्नल्स वगैरह में जब हम एडवर्टाइज करेंगे कि हमारे यहाँ पे इतनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी एडवर्टाइजमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आ जाए या प्लेसमेंट एजेंसीज आ जाए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आ जाए, ये तीनों चीज़ें ही क्या है, मेडिएटर है, क्या है, एज अ मेडिएटर वर्क करेंगे। ये एक तरह की एजेंसीज होती हैं, एक इंस्टीट्यूट टाइप होता है, जहाँ पे लोग क्या करेंगे, अपना बायोडाटा लिखवाएंगे कि हमें जॉब की नीड है, जॉब सीकर्स, ठीक है, और जिनको लोगों की ज़रूरत है, कंपनी वालों को जब भी ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, वो यहाँ से इनका डाटा उठाएंगे और इनको कॉल कर लेंगे, तो ये क्या है, मेडिएटर है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये गवर्नमेंट एजेंसी है, ध्यान में रखना, ये अपने यहाँ भी होती है, आपके लोकल एरिया में भी होगी, गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, जो डाटा देती है लोगों का, ठीक है। और ये है अपनी प्राइवेट एजेंसीज हैं, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसी बेसिकली लोअर लेवल के लिए होते हैं, मिडिल लेवल, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, ठीक है। ये तीनों क्या है, मेडिएटर्स हैं, बस एक गवर्नमेंट और 2 प्राइवेट है, ठीक है। फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, आपने शायद सुना होगा, प्लेसमेंट हो गई, हम ना उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसकी प्लेसमेंट ज़्यादा है। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, आपको पता होगा, कहीं ना कहीं आपने ये सुना है कि ऑलरेडी कोई कोर्स चल रहा है, लाइक कोई बच्चा MBA कर रहा है, कोई कंपनी वाले आए, उनका टेस्ट लिया, जो बच्चे ने अच्छा रिजल्ट दिया उनको उन्होंने क्या किया, हायर कर लिया, तो वो होते हैं कैंपस, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देखो आ गया ना। एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स के लिए, तो ये होती है हमारी कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस मतलब यूनिवर्सिटी से लोगों को लिया, मतलब बच्चे को हायर किया जाता है, ठीक है। फिर आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज हो सकता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, अब ज़्यादातर टीचिंग में यही होता है, लाइक अगर हमारे स्कूल में टीचर की जो ज़रूरत है तो हमें कहा जाता है मैम देख लो अगर आपके कोई नोन हो तो, और फिर मैं बता दूंगी मैम मेरे ऐसे नोन है, तो उसको रख लिया जाता है, तो वो चीज़ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर आगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये भी सेम वही है, जैसे होते हैं ना ठेकेदार, जो मतलब क्या होता है, इनसे बात हो जाती है कि आप हमें कल 10 बंदों की जरूरत है और ये 10 बंदे लेके आ जाएगा अपने और काम करवा देगा। कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, ठेकेदार हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। सो कॉन्ट्रैक्टर्स जो खुद एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, ये ईजी है, टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट करना, जब हम टेलीकास्ट कर देते हैं अपनी वैकेंट पोस्ट को टेलीविजन में, ताकि आजकल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। और वेब पब्लिशिंग होता है इंटरनेट के थ्रू, कॉमन सोर्स बन रहा है रिक्रूटमेंट का, ठीक है, तो वो इंटरनेट जहाँ पे आ गया वो हो जाएगा वेब पब्लिशिंग, ईजी है, ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट डीमेरिट क्या है, उसका अपोजिट हो जाएगा, जो इंटरनल के मेरिट्स थे इसके डीमेरिट हो जाएंगे, और जो इंटरनल के डीमेरिट थे इसके मेरिट। अब मेरिट्स क्या है, हमें क्वालिफाइड पर्सन में मिल जाएगा, चॉइस वाइडर है, हमें पता है 10 वैकेंसीज के लिए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास वाइडर चॉइस है। फ्रेश टैलेंट आ रहा है, कंपिटिटिव स्पिरिट भी है उनमें भी, वो अच्छा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। और लिमिटेशन में क्या आएगा, लिमिटेशन में आएगा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है हमारा, वो हमसे डिससेटिस्फाइड हो जाएगा कि इन्होंने बाहर से पर्सन बुला लिया, मुझे प्रमोट नहीं किया, तो वो भी चीज़ है। लेंथी प्रोसेस है और कॉस्टली भी है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करना, फिर लोग आएंगे, उनकी फिर क्या नाम है, सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, तो पड़ता है, लेंथी भी पड़ता है और कॉस्टली भी पड़ता है, ठीक है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट समझ आया, तो हमने रिक्रूटमेंट कंप्लीट किया, पहला टॉपिक था जो इस चैप्टर का, स्टाफिंग कंप्लीट किया, स्टाफिंग के अंदर हमने रिक्रूटमेंट किया, और अब हम करेंगे नेक्स्ट अपना सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद क्या आता है बेटा, सिलेक्शन आता है। रिक्रूटमेंट के बाद क्या आता है, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में हमने लोगों से रिज्यूम मंगवा लिए, अब उस रिज्यूम में से बेस्ट वन को चूज करना है, तो सिलेक्शन है। सो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, ठीक है। तो वो चीज़ किस में आ जाएगा, हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लोगों को एलिमिनेट करते जाएंगे, और जो लास्ट तक बच जाएगा उसको क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, वो चीज़। सो इसमें जो मेन है वो है प्रोसेस। रिक्रूटमेंट में सोर्सेज थे और इसमें क्या है, प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ये बहुत ईजी है। अब मेरे पास 10 वैकेंसीज के लिए
50 रिज्यूम आ गए, तो उस रिज्यूम को पहले मैं चेक करूंगी। अब मुझे उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी, लगा लो मुझे चाहिए थे एमबीए कंपलसरी। अब 50 में से लगा लो 10 बंदे ऐसे हैं जिनके अभी एमबीए कंटिन्यूइंग है, परस्यूइंग है, कंप्लीट नहीं है, और मुझे चाहिए कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि मैं हॉलीडेज नहीं दे सकती बच्चों को। तो इस चक्कर में जो बच्चे क्राइटेरिया ही, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, उनके रिज्यूम में पहले ही निकाल दूंगी कि ये बच्चे तो मुझे कॉल ही नहीं करने। तो बच्चे कितने, 40। तो ये जो 10 बच्चे यहाँ पे निकाले, ये मैंने इसका क्या किया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये बात समझ आई। सो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, हम रिजेक्ट कर देंगे मिसफिट्स को कि वो एप्लीकेशन फॉर्म में ये रीजन था आपको रिजेक्ट करने का। जब फिर जो बच्चे 40 बच्चे, जब उनको मैंने कॉल किया, अब कॉल करके मैं उनको क्या करूंगी बेटा, सिलेक्शन टेस्ट लूंगी। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू माई ऑर्गेनाइजेशन। हर देखो बहुत सारे के टेस्ट पड़ेंगे यहाँ पे, हर कंपनी सारे टेस्ट नहीं लेती, जो उनको स्किल्स की नीड है। अब टाइपिंग की नीड है तो वो टाइपिंग टेस्ट लेंगी, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, IQ, ठीक है, जिस सेक्टर में आपको जिस स्किल की नीड है उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट लिए जाएंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट है, देखो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस क्या होगा, जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, IQ देखने के लिए इंडिविजुअल की, कि पर्सन की लर्निंग एबिलिटी कितनी है, डिसीजन कितनी ले सकता है, जजमेंट वो कितनी जल्दी लेता है, सही लेता है, गलत लेता है, वो चीज। फिर आ गया एप्टीट्यूड। देखो एक होता है एप्टीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड में आएगा कि पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। एप्टीट्यूड में है कि वो फ्यूचर में कितनी जल्दी नई स्किल्स को सीखता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो डेवलप होगा। ठीक है, वो चीज आ जाएगी इसमें। फिर आगे पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट किस में होगा, प्रोवाइड क्लूज फॉर अ पर्सन्स इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी, वैल्यू, ठीक है, कि वो मतलब रिश्वत तो नहीं लेगा, वो चीज आ जाएगी। ट्रेड टेस्ट, देखो वो ये हो जाएगा एग्जिस्टिंग स्किल्स, ये ध्यान रखना। ट्रेड टेस्ट में आएगा एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है, और एप्टीट्यूड में आएगा वो कितनी जल्दी न्यू स्किल्स को सीखता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रेड टेस्ट में एग्जिस्टिंग स्किल्स आएगा और एप्टीट्यूड में आएगा कि वो कितनी जल्दी सीखेगा। इंटरेस्ट टेस्ट वही है कि कैसा वो जॉब है, मतलब अपनी जॉब को कैसे देख रहा है, इंटरेस्ट क्या है उसका, वो चीज़ आ जाएगी कि वो जो काम करने आया है उसमें इंटरेस्ट है भी उसका कि नहीं आ जाएगा। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की जिसमें हमने रिज्यूमे ही निकाल दिए। दूसरे में फिर जो बंदे आए उनसे टेस्ट लिया। अब जो टेस्ट को पास कर लेंगे उसको हम 3rd नंबर पर क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे उससे। ठीक है, अब जो 3rd नंबर पे पर्सन आ गए टेस्ट देने के, जो टेस्ट पास हो गए, उनका क्या लेंगे, इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, एक फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन होगी जो एप्लीकेंट की सूटेबिलिटी को चेक करेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेना उससे कि वो कैसे मतलब इन्फॉर्मेशन देता है। प्रेजेंट टाइम में इंटरव्यू जो है इन्फॉर्मेशन इंटरव्यूअर से भी लेते हैं, वो चीज़। जब वो इसने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो हम उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करेंगे। जब भी हम रिज्यूम बनाते हैं ना या कोई किसी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो एक बैकग्राउंड या रेफरेंस का कॉलम होता है जिसमें हमें भरना होता है कि हम पीछे जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे उससे आप फोन करके, इस पर्सन से आप फोन करके मेरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो उस टाइप से। ठीक है, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर लिए जाते हैं रेफरेंसेस के, कि आप किसको रेफरेंस करो, वो चीज़। नॉन पर्सन्स के, कि अगर आपको मेरे बारे में पूछना है तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। ठीक है, जब रेफरेंस भी चेक कर ली तो सिलेक्शन का डिसीजन लेंगे। फाइनल डिसीजन लिया सिलेक्शन का। जब सिलेक्शन का डिसीजन ले लिया है तब उसका करेंगे मेडिकल। मेडिकल करने के देखो 2 कारण होते हैं। मेडिकल करने का पहला कारण ये है कि अगर कल को एम्प्लॉय बीमार था और उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो गया तो खर्चा हमें आएगा, तो पहले उसको चेक कर लो कि उसको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। दूसरा, जो हमारे बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो नहीं वो बीमारी हो जाएगी, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, तो इसीलिए हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। जब उसका मेडिकल भी होगा तो उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है। मतलब जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है कि उसमें सारा लिखा होता है कि आपको ये मतलब अपॉइंटमेंट है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो उसकी एक्सेप्टेंस होगी तभी वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो जॉब ऑफर को जिसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी कि आप इस दिन से आ सकते हो, आपका ये काम रहेगा और ये आपकी पे रहेगी, अगर उसको सब एक्सेप्टेड है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि हाँ ठीक है। जॉब ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट, कि ठीक है जी मैं आपके यहाँ काम करने के लिए रेडी हूँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा सिलेक्शन हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एक्चुअल में काम आ जाएगा। समझ आया, इजी। तो रिक्रूटमेंट डन। रिक्रूटमेंट के हमने क्या किए थे, सोर्सेज, और सिलेक्शन के हमने क्या किया, प्रोसेस। ठीक है, फिर करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, इसका जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो बात दोनों में सेम है, डेवलप होना, लेकिन फ़र्क क्या है, ट्रेनिंग में हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि जो प्रेजेंट स्किल मुझे चाहिए उसके लिए ट्रेन होना, और डेवलपमेंट होता है फ्यूचर ओवरऑल डेवलप करना। ठीक है, सो किसी ने सही कहा है क्या, देखो, if you wish to plan for a year, sow seeds. If you wish to plan for 10 years, plant trees. ये बात समझ आई। So if you plan for lifetime, develop people. तो ट्रेनिंग क्या है, नाउ की बात है, और आगे प्लानिंग डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक अटेम्प्ट होता है टू इम्प्रूव द करंट और फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग एन एम्प्लॉयज एबिलिटी टू परफॉर्म। इजी।
समझ आया? सो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। कहता है ट्रेनिंग के खर्चे को खर्चा ना मानकर इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इससे क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयज ट्रेन होंगे, वेस्टेज कम होगी, कॉस्ट कम लगेगा, हमारा ही प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस इन्वेस्टमेंट से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट है? ट्रेनिंग सिस्टमेटिक लर्निंग है, जिससे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं होती, जिससे वेस्टेज कम होती है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फॉर्म में। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर टू टेक ऑन ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग अगर हम ली हुई है हमने, तो हम कई बार फ्यूचर मैनेजर का भी काम करते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे हम एज मैनेजर भी वर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय का मोरल भी इंक्रीज होता है और एब्सेंटिज्म कम होती है। टर्नओवर क्या होता है? नॉर्मल टर्नओवर होता है सेल्स, एम्प्लॉय टर्नओवर होता है एम्प्लॉय का छोड़ के जाना ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी नहीं जाएगा और एब्सेंटीज भी नहीं रहेगा। उसका रीजन क्या है? उसका जो है मोटिवेशन बढ़ रही है, तो इफेक्टिव रिस्पॉन्स आएगा फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट में। ठीक है, और एम्प्लॉय को क्या फायदे हैं? अब एम्प्लॉय को फायदे हैं ट्रेनिंग के। क्यों? स्किल्स और नॉलेज बढ़ेगी उससे, ट्रेनिंग की वजह से करियर उसका अच्छा होगा। परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, जिससे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय ज्यादा एफिशिएंट होगा, मशीन वगैरह को हैंडल अच्छे से कर पाएगा और एक्सीडेंट्स कम होंगे, और इससे जो है मोटिवेशन एम्प्लॉय का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और फिर आता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट और एजुकेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग क्या है? टर्म ट्रेनिंग क्या है? देखो, द टर्म ट्रेनिंग यूज्ड टू इंडिकेट द प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड, स्किल, एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज। यहाँ पे वर्ड क्या है? स्पेसिफिक जॉब्स। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, सो ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है। धीरे धीरे जब हम ट्रेन होते जाएंगे, किसी काम में ट्रेनिंग लेंगे और फिर उसके बाद हम डेवलप हो जाएंगे। तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर में ट्रेनिंग हुई, फिर मेरी एचओडी ट्रेनिंग हुई, एज अ प्रिंसिपल मेरी ट्रेनिंग हुई, एज अ मैनेजर मेरी ट्रेनिंग हुई, तो ओवरऑल मैं क्या हुई हूँ? डेवलप हुई हूँ। बात समझ आई? सो इट इज ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, सो ट्रेनिंग कोई प्रोसेस है। देखो, ट्रेनिंग इज एन प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब को इंक्रीज किया जाता है। एजुकेशन ऑफ प्रोसेस है, जिससे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज की जो है इंक्रीज की जाती है। अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज की बात करता है। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल परफॉर्मेंस फॉर फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, सो डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉय ग्रोथ। ठीक है, ये वो एक्टिविटीज नहीं जो जॉब परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, लेकिन जो ग्रोथ होगी पर्सनैलिटी में, वो भी इसमें क्या होगा? इंक्लूड होगा। इजी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, it is a process of increasing knowledge and skill. It is a process of learning and growth. It is enable to employee to do the job better. It is enable to the overall growth of employee. वही बात आ गई, ये जॉब ओरिएंटेड और ये करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। इजी हो जाएगा। सो जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है ट्रेनिंग के मेथड्स। दो तरह के मेथड्स होते हैं हमारे पास, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? किस तरीके से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ऑन द जॉब मतलब लर्निंग वाइल डूइंग, ये याद में रखना इसका। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते करते सीखना। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, आपके घर जब कोई कारपेंटर वगैरह आता है या कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा आता है जो उनको जस्ट हेल्प कर रहा है एज एन असिस्टेंट और साथ साथ काम सीख रहा है। बात समझ आई? तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वो काम कर भी रहा है और साथ में सीख भी रहा है। लर्निंग वाइल डूइंग ये होता है ऑन द जॉब, जॉब करते करते सीखना। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? अगर मैं पायलट की बात करूँ, तो पायलट कैसे ट्रेन किया जाता है? पायलट को ऐसे तो नहीं है ना एयरप्लेन पकड़ा दिया, भाई जाओ भाई चलाओ एयरप्लेन, ट्रेन हो जाओगे, जी नहीं। उनको पहले ही ट्रेन करके बाद में जो है काम दिया जाता है। लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखना होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कितने मेथड्स हैं? देखो, पहला मेथड है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स क्या होते हैं? वही सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक को हम एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर रखते हैं, जिससे उसको नॉलेज आ जाती है, स्किल आ जाती है। सो apprenticeship programs put the trainee under the guidance of a master work. These are designed to acquire a higher level of skill. People seeking to enter skill job like plumber, electrician, iron workers, जिनको सही में काम सीखने की जरूरत है, तो वो चीज क्या है? यहाँ आ जाएगा। कोचिंग क्या होता है? इसमें जस्ट एक सुपीरियर गाइड करेगा, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट करेगा एज अ कोच कि हाँ आप ये सही कर रहे हो और इसको ऐसे बेटर कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, वो चीज। ठीक है, सिर्फ सुपरवाइज करना। तो कोचिंग इन दिस मेथड सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनी एज अ कोच। कोच या काउंसलर जो है म्यूचुअली एग्रीड होता है, गोल्स सजेस्ट करता है कि कैसे इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, टाइम टू टाइम रिव्यू करता है ट्रेनी प्रोग्रेस को, ये चीज। ठीक है, फिर आते हैं इंटर्नशिप।
आपको शायद सुना होगा आपने, आपके किसी ना किसी कज़न की जो सीए वगैरह कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें इंटर्नशिप लगती है। इंटर्नशिप क्या होता है, पहले थ्योरी नॉलेज जब ले लेते हैं हम, उसके बाद प्रैक्टिकली काम करते हैं उस चीज़ की, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जब दोनों को एक साथ सीख रहे हैं तो वो चीज़ किस में आता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। सो इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म कोऑपरेट। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो रेगुलर स्टडीज भी करते हैं और साथ साथ कुछ टाइम के लिए, और वो किसी फैक्ट्री या ऑफिस वगैरह में काम भी करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, सीए में देखते हैं हम, ठीक है। फिर आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है, अब आप ना बैंक में कभी गए होंगे, बैंक में ना जो पर्सन पहले नंबर पे काउंटर पे बैठा था ना, अगले दिन जाओ वो कहीं और बैठा होगा, दूसरे में तीसरे में, कभी वो चेक कलेक्ट कर रहा है, कभी वो कैश के काउंटर पे बैठा है, कभी वो फिलअप कर रहा है। तो उससे क्या होता है, जॉब को रोटेट करके उसको हर एक की ट्रेनिंग दी जाती है। बात समझ आई, जॉब को रोटेट करना और उसको ट्रेनिंग देना, वो चीज। सो दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इनवॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, जिससे ट्रेनी जो है ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बिजनेस उसको मिले और कैसे सारा फंक्शन काम करता है ऑर्गेनाइजेशन वो पता लगे। इजी, ठीक है। ये तो हो गए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब क्या होंगे, अब ये बताओ। ऑफ द जॉब मतलब काम करने से पहले सीखना, या तो क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो चल रही है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ही तो है आपकी, ठीक है। सो लेक्चर, कॉन्फ्रेंस अप्रोच जो कन्वे करते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, रूल्स, प्रोसीजर वगैरह को। तो फॉर्मल क्लासरूम प्रेजेंटेशन होता है और उसको जो है लेक्चर देके समझाया जाता है। फिल्म दिखा सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लिसिटली डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स, यहाँ पे स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है जो विच आर नॉट इजीली रिप्रेजेंटेड बाय अदर टेक्निक। सो कंजक्शन, कॉन्फ्रेंस, डिस्कशन से जिसको जरूरी नहीं है, जब हम उसको प्रेजेंट करके दिखाएंगे उस स्किल को तो वो क्या होती है, फिल्म, ठीक है। उसके बाद होता है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, एक्चुअल किसी एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से हम उनको बताते हैं कि इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई थी, उस टाइम पे लोगों ने ऐसे जो है उसको सॉल्व किया था। तो वो क्या होती है, केस स्टडीज होती है, उनकी स्टडी करना। सो टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, केसेस रिप्रेजेंट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल रियल प्रॉब्लम्स दैट मैनेजर हैव फेस्ड। सो ट्रेनिंग को स्टडी किया जाता है, केसेस के बारे में उनको एनालाइज करते हैं, कोजेस देखते हैं कि भाई अगर आप वहां होते तो कैसे अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालते और बेस्ट वन को हम कैसे सेलेक्ट करके इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर मॉडलिंग। ये स्टिमुलेट्स होता है, मतलब इसमें क्या करते हैं हम, स्टिमुलेट होता है सेम वर्क इन्वायरमेंट को एक कंप्यूटर वगैरह से किसी प्रोग्राम को इमिटेट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क का सेम इन्वायरमेंट बना दिया, कंप्यूटर का कोई काम उसको करना है और सेम इन्वायरमेंट में उस टाइप से आ जाता है। सो इट स्टिमुलेट्स द वर्क इन्वायरमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू इमिटेट सम ऑफ द रियलिटीज ऑफ द जॉब एंड अलाउज लर्निंग टू टेक प्लेस विदाउट द रिस्क और हाई कॉस्ट, ठीक है। फिर आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, जो मैंने अभी आपको पायलट वाला एग्जांपल दिया था, इसमें क्या होता है, उनको सेम इन्वायरमेंट वैसा बना के दिया जाता है जैसा उनको एक्चुअल जॉब में मिलेगा और उसमें वो सीखेंगे। सो एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट, वही आ गया ना कि वो इक्विपमेंट भी उस तरीके से यूज करेंगे दैट दे विल बी यूजिंग, बट ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्रॉम, ठीक है। एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है क्लासरूम में और एम्प्लॉयज को उसी मटेरियल इक्विपमेंट का यूज करके उसको सीखना होता है। फिर आते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक मेथड है जिससे हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं, जनरल नॉलेज को जो है हम गेन करते हैं। इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल यूनिट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, प्रॉपर वे में उसको लॉजिकल सीक्वेंस में लिया जाता है, पैकेज में, लाइक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन आंसर करके ब्लैंक्स वगैरह जो है ये करवाया जाता है। मतलब ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है, ठीक है। समझ आया, ये थे आपके कुछ ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और केस स्टडीज भी हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंट बाय स्टाफिंग, ये तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कहता है द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू मशीन्स, ऑलवेज डिमांड फॉर हेल्प। सो सुपरवाइजर ओवरबर्डन है तो क्या करना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए उस मशीनरी पे, है ना। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड्स। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पता लगा कि वर्कर फुली अवेयर ही नहीं है कि मशीनरी को चलाना कैसे है, तो कैसे क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं हम, ट्रेनिंग। वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री रिमेन आइडल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। ऑफ हाई टेक मशीन, फ्रीक्वेंट विजिट्स इंजीनियर की जो है उससे हाई ओवरहेड चार्जेस भी आ रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। यहाँ पे तो वैसे नॉर्मल ट्रेनिंग भी आ जाता है, लेकिन हाई टेक मशीन्स के कारण यहाँ पे क्या आया, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, कि उनको पहले उसी एम्प्लॉयज को सिखाओ, ठीक है ना, उस पर सिखाओ उस मशीनरियों पर, फिर उसको दो, ठीक है। शॉर्ट आंसर में क्या आएगा, मेंट बाय रिक्रूटमेंट डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन, इजी है डिफरेंस करना है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज, इट रिक्वायर्स सर्च कैंडिडेट्स जो रिलायबल हो और सीक्रेट्स जो अपने क्लाइंट्स के सीक्रेट आउट ना करें। तो कौन सा स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस में उठाने चाहिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस तो नॉर्मल सारा लिखोगे, लेकिन इसमें जो टेस्ट है वो कौन से होंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड चेक करना, रेफरेंस चेक करना कि वो विश्वास करने के लायक है बंदा कि नहीं, वो चीज़, ठीक है।
उसके बाद कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग पेपर प्लेट्स एंड बाउल्स, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस 1 लाख प्लेट्स एंड बाउल्स ईच डे। लोकल फेस्टिवल के कारण अर्जेंट ऑर्डर आ गया 50,000 का, तो रिक्रूटमेंट का कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ये वही है ना जो हम एक्सटर्नल वाला करते हैं, फैक्ट्री गेट वाला, जो मैंने डायरेक्ट मेथड आपको बताया था कि हमें क्या चाहिए, दिहाड़ीदार चाहिए, तो हम उनको फैक्ट्री गेट से कैजुअल कॉलेज में जो फर्स्ट वाला था वो बना लेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस अभी किया। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ज़्यादा इकोनॉमिकल क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसमें खर्चा नहीं आता, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल जब तक कि वो फिल्स एंड कीपिंग द वेरियस पोजीशन फिल्ड विद द राइट काइंड ऑफ पीपल इल एडुकेट। तो ये स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस पूछी गई और कुछ नहीं, क्योंकि स्टाफिंग का मतलब यही है ना कि सही पर्सन को सही जगह पर रखना है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी एंड ड्यूटीज। एक्सप्लेन तो हो जाएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी ड्यूटीज इसी की हैं। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन अभी करके आए हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर। एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल एंड टू ऑर्गेनाइजेशन अभी की हैं एडवांटेजेस। कॉल कंसल्टेंट्स हैव लॉन्च www.naukripow.com एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल। तो पोर्टल लिस्ट आउट सीनियर लेवल जॉब्स करता है और जॉब गाइडलाइन। तो ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? ये पहले तो एक्सटर्नल सोर्स है, और ये कौन सा था? वेब पब्लिशिंग वाला है ना, इंटरनेट के थ्रू। और इसके 4 बेनिफिट्स बता दो एक्सटर्नल वाले के, ठीक है। इजी चल रहा है, जब चैप्टर होगा फिर तो ईजी लगेगा, देखना। A company Xylo Limited is setting up a new plant in India for manufacturing auto components. India is a highly competitive and cost-effective production base in this sector. बहुत सारी reputed car manufacturers source their auto, ठीक है, components from here. Xylo Limited plan कर रहा है to capture about 40% of the market share in India और export करेगा to the tune of at least 50 crores in about 2 years of its planned operations. इस टारगेट को अचीव करने के लिए उसको highly trained and motivated workforce चाहिए। तो retained as by, अच्छा, you have been retained by the company to advise in this matter। तो आंसर देते टाइम आप ये ध्यान रखोगे कंपनी किस फील्ड में ऑपरेट कर रही है। तो क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, तो ये तो इजी है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग तो आप कर ही लोगे, सिंपल स्टेप है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा यूज होगा? देखो नॉर्मल सी बात है, एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया है न्यू प्लांट। जब प्लांट ही न्यू है तो इंटरनल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक्सटर्नल की बात आएगी। और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ये तो कर लोगे। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में क्या आएगा? ये वो था ना, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्कफोर्स की कितनी एनालिसिस वो करेंगे, वर्कफोर्स की कितनी नीड है, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, है ना, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, वो चीज़ आ जाएगी। रिक्रूटमेंट आ जाएगा हमारा कौन सा? एक्सटर्नल वाला। और सिलेक्शन का प्रोसेस हमें पता ही है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर टेस्ट लिए, इंटरव्यू लिया, उसको अकॉर्डिंग किया था हमने ये, ठीक है। ये क्या है? कहता मेजर इंश्योरेंस कंपनी हैंडल्ड ऑल रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर डाटा एंट्री, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। देयर कॉम्पिटिटर वाज अट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ द क्वालिफाइड पोटेंशियल एम्प्लॉयज इन देयर मार्केट। रिक्रूटिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है स्टॉक इकोनॉमी के कारण और जॉब सीकर मार्केट के कारण, जिससे क्लाइंट को जो है चूज करना पड़ रहा है सॉफ्ट स्किल्स नीडेड फॉर द जॉब बट लैक प्रॉपर हार्ड स्किल्स, ठीक है। तो एज एन HR मैनेजर क्या प्रॉब्लम आपको फेस करेगी? तो मुझे एक बात बताओ, आपको ट्रेंड वर्कर्स नहीं मिल रहे, जो अच्छे से डाटा एंट्री नहीं कर पा रहे, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, और ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं? रिजॉल्व कैसे होगी? ट्रेनिंग के थ्रू। अगर हम इनको ही ट्रेन कर दें अच्छे से तो ये अच्छा काम कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है Ms. Jayashree recently completed postgraduate diploma in HRM. Few months from now, a large steel manufacturing company appointed her as its HR manager. As of now, company employs 800 person as an expansion plan in which we have acquired another 200 persons. उसको चाहिए additional requirement और उसको complete charge दिया HR डिपार्टमेंट का। So कौन से फंक्शन वो करेगी? तो एज एन HR मैनेजर वो क्या करेगी? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सब करेगी। प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी उसकी जॉब में? हो सकता है वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ना मिले, अच्छे से काम ना करें, उनको ट्रेन करना पड़े, वो चीज़ स्टैंडर्ड्स फुलफिल ना हो, तो उसको कौन से एफिशिएंटली काम करने के लिए कौन से स्टेप उठाने पड़ेंगे? टाइम टू टाइम चेक करना, स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करना, एक्चुअल काम को चेक करना, वो चीज़ आ जाएगी। और उसका क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, तो HR की क्या इंपॉर्टेंस है वो आप लिख दोगे। ईजी हो जाएगा। आई थिंक लास्ट था, हाँ नहीं हो गया। सो ये चैप्टर आपका डन है, बहुत अच्छे से हो गया, तो इसको कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,